नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र से रिलेटेड प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज जो विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस आदि में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो इसका सही आंसर है 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर है प्रवरसेन प्रथम ने। वाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। डी ऑप्शन सही है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हमने देखा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। उसका नाम क्या था? देवगुप्त। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, वो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना है। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे एक से संबंधित है? तो वो अशोका से भी संबंधित है और समुद्रगुप्त से भी संबंधित है। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है दोस्तों? समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के बारे में, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के बाहर राज्यों और उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से यह ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर गृह मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा कर उसे स्वतंत्र कर दिया गया। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जिसका सही आंसर है जहांगीर का लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने किया था, जिसको कोर्ट पोएट भी कहते हैं दोस्तों। कनिंघम का मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का एक अभिलेख अथवा अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी थी? तो समुद्रगुप्त की थी। तो इतिहासकार
राम शर्मा ने अपनी पुस्तक अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बाद उसे पृथिव्यामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, पृथ्वी का परम वीर। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, लेकिन इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। तो इसमें कथन के बारे में सही उत्तर चुनना है दोस्तों। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ये सही है। उसने देवचंद्री गुप्तम महाकाव्य की रचना की थी, ये सही नहीं है दोस्तों। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, ये सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक एवं कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशस्नात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के विषयों का उल्लेख है। देवी चंद्र गुप्तम नाटक की रचना विशाखा दत्त ने की थी। विशाखा दत्त ने किसी और एक रचना की थी दोस्तों, मुद्राक्ष की। इससे गुप्तवंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि कथन 1 और 3 सही है, और जबकि कथन 2 असत्य है। बढ़ते अगले प्रश्न में, सूची एक को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। तो सूची एक में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश के नाम दिए गए, और सूची 2 में उनके राज्य के नाम दिए गए। तो आपको उसको मैच करना है। तो डायरेक्ट इसका हम लोग आंसर देखते हैं दोस्तों। तो धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का और विष्णु गोपा कांची, ये उनके राज्य थे। तो इसका सही मिलान है। एक बार और देखते हैं दोस्तों। धनंजय जो है कुस्तलपुर से थे, नीलराज अवमुक्त से, उग्रसेन पालक्का से, और विष्णु गोपा कांची से। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? जिसका सही आंसर है चंद्र की स्मृति में। दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया, जिसका समीकरण गुप्तीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में महरौली लौह स्तंभ उदयगिरी के पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस संदर्भ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसका सही आंसर है सी, गुप्त। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। तो स्कंदगुप्त का अभिलेख कहाँ है दोस्तों? जूनागढ़ में, इसे आप याद रखिएगा। तथा स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरह से परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6ठी ईस्वी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। पहला प्रश्न है, उन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त, सी, जैसा हमने अभी देखा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? स्कंदगुप्त है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो वो स्कंदगुप्त है। आपने देखा आंसर। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है भीतरी स्तंभ लेख से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वो स्कंदगुप्त से बुरी तरह से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? जिसका सही आंसर है अरब आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रसंगत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था।
तो हुन आक्रमण उसका जिम्मेदार था। प्रशासन का सामंतीय ढांचा भी था और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म को स्वीकार करना ये भी था। अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत में अंतिम राजशक राजा थे कौन? रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में पराजित कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। शक के एक और राजा कौन थे दोस्तों जो प्रसिद्ध थे? रुद्रदमन। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। सी ऑप्शन सही है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसने गुप्त काल में रुपये या रूपा कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रभावती गुप्ता जो उदयगिरी गुहा अभिलेख इससे सुमेलित नहीं है, जबकि कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पथिक जो है तक्षशिला अभिलेख और समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। सी ऑप्शन इसका सही है। तो कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। अगला प्रश्न दोस्तों, सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में शासक के नाम दिए गए, सूची 2 में रानियों के नाम दिए गए। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है, क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। तो ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो किस पे निर्भर हो गए? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे। सी ऑप्शन सही है। ईसा की 3री सदी से जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो सही आंसर है ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भूकुच यानी भटोच था, जहां से उत्तर भारत के पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। याद रखिएगा दोस्तों, ताम्रलिप्ति। परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भटोच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, अतः उपयुक्त प्रश्न में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ताम्रलिप्ति होगा। साथ ही यदि विकल्प में उपयुक्त सभी विकल्प होता तो सटीक उत्तर सभी होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई भी जो ई ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है। तो इसमें सभी ऑप्शन जैसा हमने पहले देखा था दोस्तों, ताम्रलिप्ति, भटोच, काम्बे सभी का यूज होता था। एक से अधिक इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की उस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत
निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारी, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाला मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो और ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। तो इस संबंध में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा सुगम होना था। अतः सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों और मानकों की कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट गलत दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही है, केवल दूसरा और तीसरा। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किया जाता है। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों तथा कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा की श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों का काफी महत्व होता था। पहला प्रश्न है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? इसका सही आंसर है वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। अतः विकल्प ए उत्तर सही है। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्ष का विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभी संधियों के बारे में चर्चा करना, ये है। तो डी ऑप्शन सही है। तो डॉक्टर के पी जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्राक्ष से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों का वर्णन किया गया है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसमें इस क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों। तो सुश्रुत की को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार या साहित्यकार थे। तौमिल गुप्त कालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया। इस पर गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने भी कार्य नहीं किया। तो दो थे, शूद्रक और सौमिल, लेकिन वो सब नाटककार थे, तो आयुर्वेद के विज्ञाता नहीं थे। जबकि सुश्रुत जो बहुत पहले थे 600 ईस्वी पूर्व, और जो शौनक जो है ऋग्वेदीन कालीन ऋषि थे। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका सही उत्तर ए माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत का मान्यकाल 600 बीसी से 1500 बीसी के करीब 1000 वर्ष बाद का। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के शामिल मानना औचित्यपूर्ण नहीं है, जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर ए माना था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही है, इसमें जो सही ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं है, जैसा हमने पहले इसका देखा था दोस्तों, ई ऑप्शन। निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? जिसका सही आंसर है भास्कराचार्य। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवेद थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, ये याद रखिएगा दोस्तों। जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो भास्कराचार्य ने किसने की थी? लीलावती की। ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से पूछा है दोस्तों। नामक ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया था। अगला प्रश्न है, लीलावती के लेखक कौन थे? तो वो कौन थे? भास्कराचार्य। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। तीसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये भी सही है। और ये सही नहीं है दोस्तों। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण ये नहीं हुआ था। पांचवी सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत था, ये सही है। और सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत गया था, ये भी सही है। तो एक, तीन और चार सही है, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। पांचवी सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति, स्यान, साइन, कोजिया, कोसाइन और उत्क्रमजया, इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत पर और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। सातवीं सदी ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित था, कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था, तो डी ऑप्शन सही है। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था, उसने उल्लेख किया था कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहाँ निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहाँ देश भर के रोगी इलाज के लिए आते थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है छपणक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की थी। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि छपणक रत्न फलित ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालिदास किसके शासन काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। अगला प्रश्न, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट, ये ऑप्शन सही है। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। तो आर्यभट्ट थे गुप्त काल के, इसे आप याद रखिएगा। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? जिसका सही आंसर है दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय बिक्री में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था, जैसा हमने देखा अभी। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, क्या दिया गया था? तो रूपक नाम दिया गया था। तो रजत मुद्राओं को रूपक और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या बोलते थे? तो प्राकृत बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त हुआ है? एरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? उसका सही आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना। सूची एक में सम्राट का नाम दिया गया, सूची दो में उसको उनको जिस नाम से पुकारा था उसके नाम दिए गए हैं। तो हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था दोस्तों, अशोक को प्रियदर्शनी कहा गया है, देवानंद प्रियदर्शनी। तो एक और दो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। तो एक और दो ऑप्शन ओनली सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सही सुमेलन क्या है इसका। सम्राट अशोक को प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त को परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य। अगला प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही आंसर है गुप्त काल।
गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर के पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हुएनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भलहार, सोनपुर, सोहरा, सोहगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी का एक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों तथा ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका सही आंसर है गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों को उल्लेख किया गया उसमें यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्णयुग भी कहा है। इस काल को क्लासिक युग या क्लासिक एज या भारत का पेरिक्लिन युग भी कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वो इस प्रकार है: महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल। अगला प्रश्न है, निम्न काल में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका सही आंसर है इनमें से किसी में भी नहीं। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में नहीं मानी जा सकती है। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो समानता षष्ठांशी तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग और भागकर कहा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। तो प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग थी। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो इसका सही आंसर है उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ए, वह भूमि जिसे जोता ना गया हो उसे अपरहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, यह टर्म है। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते थे? तो वो निर्दिष्ट करते हैं भूमाप को। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुल्यावाप और द्रोणवाप एवं अधवाप भूमि की माप की इकाइयां थी। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणों को। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमिदान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? तो विदक विदक भागम कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम तथा उदक भागम भाग कहा जाता था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रक अथवा उदरंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि ऊपर निका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों को लिया जाता था। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। 3वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा और चौल किसके लिए विख्यात थे? तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। तो घंटाशाल, कदुरा तथा चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे जहाँ से विदेशी व्यापार किया जाता था। घंटाशाल एवं कदुरा जहाँ पूर्वी तट के शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। तोरमान किस जातीय दल का था? तो तोरमान था हुण का। तोरमान भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वाराहा प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? उसका सही आंसर है यशोधर्मन ने। चीनी यात्री हुएनसांग तथा मंदसौर लेख से साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह से पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत का दर्शन किया था वो कौन था? तो सुंग यून था। चीनी यात्री सुंग यून 518 में भारत आया था। उसने अपनी वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। तो इसमें हुएनसांग जो है दोस्तों वो हर्षवर्धन के समय में था। चीनी यात्री सुंग यूंग ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? तो 515 से 520 ईस्वी में। तो चीनी यात्री सुंग यूंग 518 से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। दिए गए विकल्पों में निकटतम ए उत्तर सही है तो सही माना जा सकता है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट
स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। तो इसमें से क्या सही है? तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे, ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें दोस्तों एक सही है और तीसरा सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त शासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्ता राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस प्रकार कथन ए एंड 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम या विष्टि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक कर प्रकार का कर माना जाता था। तो इसमें ए ऑप्शन सही है दोस्तों। हम लोग विष्टि के बारे में कुछ जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रुद्रपुर अभिलेख समेत अन्य गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्टि यानी बेगार बालाश्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्यों से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों और कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना होता था। इसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश और काठियावाड़ी में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकारी जैसा नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर लागू होता था। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था या ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? तो भारत में। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत में ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। भारत से ईरान और तत्पश्चात यूरोप में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छ कटिकम का विषय था, क्या था? तो एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री का प्रेम का था। शूद्रक कृत मृच्छ कटिकम, आप इसका राइटर्स के नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मुद्राक्ष, विशाखा दत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। तो इस तरह के जो राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो शूद्रकृत मृच्छ कटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों में का रूप दिया गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर है कपिल का। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? कपिल के द्वारा। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दोस्तों। तो सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है, अतः विकल्प बी उत्तर सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 में कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कपिल यह बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति एवं शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी की सत्ता द्वारा नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्ति युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास रखता है। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं को विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसुबंध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, योग के आविष्कारक थे कौन थे? तो पतंजलि थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो इसका सही आंसर है अनुस्मृति। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध
योग चित्तवृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईस्वी पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित के रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग तथा यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 8 अंग कौन कौन दोस्तों? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। उसने किसकी हत्या की थी? वृषदरथ की हत्या की थी, जो अंतिम मौर्य शासक थे। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन है? तो गंगेश और श्रीधर, गंगेश और उदयन। बी और डी ऑप्शन सही है। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव न्याय दर्शन संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, को इसका संस्थापक मानते हैं। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर से भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? पहला प्रश्न देखते हैं। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो इसका सही आंसर है चार्वाक। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों के प्रमाणों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। बौद्ध और विशेषिक संप्रदाय तथा प्रत्यक्ष अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द का प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय, दार्शनिक, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन 4 प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। इन सबके विपरीत चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों को निषेध करता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो इसका सही आंसर है काम। चार्वाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इनके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चार्वाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का एक साधन है। उल्लेखनीय कि चार्वाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाती है? तो लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। ये ऑप्शन सही है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? किया था गौतम ने। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय हो सकता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन के संस्थापक थे कौन थे? तो वो गौतम थे। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है तो गौतम है। तो न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक के कणाद और मीमांसा जैमिनी। मीमांसा के प्रेरणादाता कौन थे? तो जैमिनी थे। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर के थ्रू देखते हैं दोस्तों। तो न्याय दर्शन यानी तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन यानी वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन यानी वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना और वेदांत दर्शन यानी आत्मज्ञान। षठ दर्शन और उनके प्रवर्तक निम्नलिखित दोस्तों। न्याय दर्शन के गौतम है, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा बादरायन, वैशेषिक दर्शन उलुक कनाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और उन जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन किया करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की और पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच श्रृंखला माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो सही आंसर मीमांसा। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञानकांड भाग पर विचार किया गया है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है? मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है, वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई है अथवा वह जो पहले नहीं था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही आंसर है वैशेषिक ने। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षष्ठ दर्शन का भाग नहीं है? तो सही आंसर है लोकायत और कापालिक, क्योंकि मीमांसा और वेदांत, न्यायिक और वैशेषिक और सांख्य और योग ये है। मीमांसा और वेदांत न्यायिक और वैशेषिक, सांख्य और योग
योग भारतीय षष्ठ दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षष्ठ दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल है जो कि किसके हैं, जो सांख्य के हैं, पतंजलि जो योग के हैं, गौतम जो न्याय के हैं, कनाद जो वैशेषिक के हैं, जैमिनी जो मीमांसा के हैं, और बादरायण जो वेदांत के हैं, बादरायण। जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय दर्शन के भाग नहीं है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, तो चावार को कहा जाता है। चावार दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, तो शंकराचार्य है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। शंकराचार्य ने प्रस्थान यंत्री, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया है। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मासूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न, शंकर के दर्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो अद्वैतवाद कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, तो शंकर को कहा जाता है। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है, तो ज्ञान के द्वारा। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्ट या नित्य वस्तु विवेक, इहा मुद्रात भोग विराग, शम दमा दिशाध संपत्त और मुमुक्ष से युक्त है। जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है, तो रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष का प्राप्ति साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य और विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशमान तथा वैशिष्ट पूर्ण है और जगत मिथ्या ना होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है, अतः विकल्प ए सही है। जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद तथा माधवाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, तो सही आंसर है अभिनव गुप्त। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की प्रकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदकांत या वैदिक विचारधारा की प्रकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। कौन कौन से दोस्तों, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थान यत्री कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय अथवा इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद, अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। सूची में संवत्सर के नाम दिए गए और सूची 2 में किस समय से गणना की जाती है उसका है। तो जो विक्रम संवत है दोस्तों और शक संवत है उसका क्रमशः 78 ईस्वी और 58 ईस्वी है। तो इससे आप गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी है और कली संवत्सर जो है 3102 है। तो आप हम लोग इसका मैच का डायरेक्ट देख लेते हैं। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संप्रयुक्त करते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईस्वी पूर्व मानी गई है। शक संवत की 78 मानी गई है। इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त ने 319-320 ईस्वी में की थी। कली संवत 3102 माना जाता है। तो इसके अनुसार आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी पूर्व है, शक संवत 78 ईस्वी पूर्व है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था, ये सही है। शक संवत 78 ईस्वी प्रारंभ हुआ था, ये सही है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ था, ये सही है। भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1911-92 शुरू हुआ, ये सही है। तो चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 सही है। तो 1192 का ईस्वी मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण का ईस्वी से रिलेटेड है दोस्तों। तो विक्रम संवत 58 ईस्वी अथवा 57 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। 78 ईस्वी से गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, तो 319 ईस्वी से। 1192 जैसे मैंने आपको कहा था मोहम्मद गौरी का तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय से प्रारंभ माना जाता है। तो इसके हिसाब से कथन 3 को सही और कथन 4 को गलत मानने पर अभिष्ट उत्तर विकल्प सी सही होगा। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित हुआ है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित रहना हो तो वर्ष होगा, तो क्या होगा 601। तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है, तो विक्रम संवत का प्रारंभ 57 अथवा 58 ईस्वी पूर्व से निर्धारित किया गया।
अतः पुलकेशिन प्रथम के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत के दिनांकित करने के लिए हमें वर्ष 465 में 78 और 58 जोड़ना होगा। इस प्रकार 465, 58 और 78 को आप जोड़िएगा तो विक्रम संवत होगा। तो 601 इसका ऑप्शन सही है। एक चालू का अभिलेख की तिथि के अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है। इसका तुल्य वर्ष क्या है? तो 634 है दोस्तों। तो शक संवत का प्रचलन जो है कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो ईस्वी सन में अगर आप उसमें 78 जोड़ दीजिएगा तो 634 ईस्वी होगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, क्या था? तो प्रतिष्ठानपुर, सी ऑप्शन सही है। तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वंश के 3 मूल वंशों, अन्य 2 सूर्यवंश और अग्निवंश में से एक है। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण ने प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी, इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौखिर शासकों की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। तो मौखिर गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखिर वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और गृहवर्मा थे। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो इसका सही आंसर है मगध के गुप्त का शासन था, थानेसर के पुष्यभूति का शासन था, कन्नौज के मौखरी का शासन था और वल्लभी के मैत्र का शासन था। 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई थी। इसके दौरान अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था। मगध के गुप्त का शासन था, थानेसर या थानेश्वर के पुष्यभूति का था, कन्नौज के मौखरी का था और वल्लभी के मैत्रक का था। अगर पूर्व एवं पश्चिम का विभाजन ना करे, केवल उत्तर और दक्षिण का विभाजन कर दिया तो विकल्प बी सही उत्तर है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसके पुस्तकों में निहित है? तो कल्हन के। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित्र से प्राप्त होती है। तो बाणभट्ट हर्षचरित्र, तो बाणभट्ट किसके थे? हर्षचरित्र, हर्ष के समय के थे। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हन कृति रजत रंगनी में भी मिलता है। तो रजत रंगनी किनके द्वारा लिखी गई है? तो काल्हना के द्वारा लिखी गई है। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना को उल्लेख नहीं है क्योंकि यह हर्ष के पूर्व के काल के है। तो कल्हन है दोस्तों। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। तो हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी तो क्या थी? कन्नौज थी। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत समाज पर शासन करने का भी उपयुक्त था। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? इसका सही आंसर है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। किसका? कन्नौज तथा प्रयाग में। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित थे। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन थे, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो कहाँ था? प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षों की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभावित हो गया था। फलतः नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था कौन सा था? तो 618 ईस्वी था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसने राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें संभवतः पुलकेशिन द्वितीय के बीच
नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अल्टेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध 630 से 634 के बीच में कभी हुआ था। इसका पहला कारण तो यह था कि वल्लभी का युद्ध 630 के पहले नहीं हो सकता था और यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुनश्च पुलकेशिन का 630 का लोहानारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 का एहोल अभिलेख इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया कि चालुक्य शासन पुलकेशिन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल गेजेटर ऑफ इंडिया में इस युद्ध का समय 620 के लगभग बताया, अतः युद्ध का समय 618 मानना ही अधिक उचित है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही उत्तर माना है। कभी बाण निवासी था, किसका निवासी था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकुठा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजा देवी था। तो बाणभट्ट का जो जन्म हुआ था बिहार में हुआ था, बिहार के सोन नदी के किनारे एक गांव में हुआ था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्ष यानी हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत पर आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण सिद्धांत द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत के सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसे सी युकी कहा जाता है। पहला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने की थी। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री च्वांगसांग है। ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सड़क तथा नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित, ये नहीं सही है दोस्तों। जबकि उसने अपनी गाथा में ये वर्णन किया है कि जो भारतवर्ष में जो सड़कें होती है वो लूटमार या लूटपाट से सुरक्षित नहीं थे। वो उसमें वहाँ पर लूटपाट की घटनाएं आम तौर पर थी। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष तथा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषित निर्दोष के निर्णय के साधन थे, ये सही है। व्यापारों को नौघाटा तथा नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, ये भी सही है। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं सर दोस्तों, ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित नहीं था। ह्वेनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस पर कथन एक गलत है। ह्वेनसांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि जल विष आदि द्वारा द्वीप परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों घाटों बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। इस पर कथन 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था तथा इसी राज्य के राजा का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से न कि दूत भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। लगभग 13 वर्षों तक के भारत प्रवास के बाद जब वो वापस चीन पहुंचा तो सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो उसका सही आंसर है मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के समय में भारत आया, जहाँ हर्षवर्धन का काल था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो मथुरा इसका सही आंसर है दोस्तों। ह्वेनसांग बताया था कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापारी था। बाण ने थानेश्वर नगरी की अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज बीसी काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। कोशेय शब्द का प्रयोग किया गया, कहाँ किया गया? तो रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कोशेय शब्द का प्रयोग होता था, अतः विकल्प सी सही आंसर है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही आंसर है नालंदा। 633 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। यहाँ इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास करके उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल उड़ीसा धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान दिए। आज ही भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो सी युकी की रचना। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है। ह्वेनसांग इस रचनाकार उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफी जानकारी उपलब्ध होती है।
चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो कौन था? ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार था। इसे यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग बौद्ध था। सीयूकी नामक यात्रा विवरण में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ह्वेनसांग से। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671-695 ईस्वी जब वो युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसने साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, तो वो अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण से समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होता हुआ चीन वापस लौट गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों से प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा को बताता है? इसका सही आंसर है विनिमय पत्र। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय तथा विक्रय नकद और उधार पर किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नकद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है तो सौदों का मूल्य तुरंत ना चुकाकर भविष्य में चुकाता है। तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र तथा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यिन तू। प्राचीन काली चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तू या थियान तू के नाम से किया। नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल विनाश का क्या कारण था? तो मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जा सकता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा। दिए गए विकल्पों में से बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था और बाद में बुद्धगुप्त तथा बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान में दिया। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कौन सा था? कन्नौज था। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटाकर कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण तीन शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बन गया। अगला प्रश्न है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक रचना संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग तथा आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। तो इसमें ए और आर दोनों सही दोस्तों, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में ए उत्तर सही है क्योंकि कथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दोस्तों। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो इसमें से कोई स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ना एक सही है ना दो सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से तो मिला लेकिन उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं माना। तो चीनी तीर्थयात्री फायन ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया, ये भी सही नहीं है। चीनी तीर्थयात्री फायान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया तो उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने 629 में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष ह्वेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। ह्वेनसांग से भेंट करने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विदेशी यात्री और भारत भ्रमण का आपको मैच करना है दोस्तों। तो इसमें इस पर डाउट है। तो फायान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 से 412 ईस्वी तक था, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ह्वेनसांग जो है भारत भ्रमण 629 से 645 ईस्वी है रही है। इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 से 695 रही है, जबकि अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में भारत भ्रमण किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया तथा नीचे के कूट से सही उत्तर को चुनना है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबुज ईद अल मसूदी तथा अलबरूनी ने किया था। शामपुर यत्रोत्सव सूर्य पूजा संबंधित था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों सही है दोस्तों। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबुजीद अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया था, तो कथन ए सही है। और शामपुर यत्रोत्सव सूर्य पूजा संबंधित है, कथन 2 भी सही है, तो सी ऑप्शन सही है इसका। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है?
तो भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये सही है। और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, ये सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, उसको चुनना दोस्तों। तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। शंकराचार्य को शंकर, शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए इन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी कर्नाटक में दक्षिण में, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूर्व में तथा जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था तो कहाँ? केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित है? तो जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो मानसरोवर। पुरी, द्वारका और रामेश्वरम है, मानसरोवर नहीं है। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड के स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है। उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका। निम्नलिखित जोड़ों में कहीं कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो हरिसेन हर्ष, ये सुमेलित नहीं है। रविकृति है पुलकेशिन द्वितीय की रचना है। भवभूति कन्नौज की यशोवर्मन का आता है। दंडी नरसिंह वर्मन। तो हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता है तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। अन्य विकल्पों का युगम सुमेलित सही है। तो पुलकेशिन द्वितीय के समय में रविकृति थे, कन्नौज के यशोवर्मन, भवभूति और नरसिंह वर्मन के थे दंडी। हर्ष के थे कौन दोस्तों? बाणभट्ट। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। तो दरबारी कवि है और राजा के नाम दिए गए। तो इसमें अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे, इसे हम लोग कर सकते हैं। हर्षवर्धन जो है बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा था, हर्षवर्धन के समय में थे। समुद्रगुप्त के हरिसेन थे और कालिदास के चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो इसकी व्याख्या में दोस्तों, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, नवरत्नों में से एक थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सही जोड़े बनाना है दोस्तों कि कौन कहाँ से रिलेटेड करते हैं उसके हिसाब से। तो डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। तो भोज धार के थे, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त विदिशा, अशोक उज्जैन। भारत में इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में विचार करना है। प्रसिद्ध स्थल दिए हैं, वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं। तो कौन से सही सुमेलित है? तो देखते हैं दोस्तों। तो भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र कर्नाटक, हेलबीडू गिरिनगर गुजरात और स्थानेश्वर हरियाणा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो होते हैं विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।